तो मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ है मध्य प्रदेश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी और शायद बहुत ही जल्द ग्रैंड मास्टर का टाइटल मध्य भारत और मध्य प्रदेश दोनों को लेकर के वो आ सकते हैं, आयुष शर्मा। आयुष, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी चेस बेस इंडिया पे। धन्यवाद हिंदी चेस बेस इंडिया और निखिलेश सर। ओके आयुष, तो सबसे पहली बात तो वर्तमान में आपकी जो लाइव रेटिंग है वो 2450, लाइव नहीं मतलब पब्लिश रेटिंग 2485 जो है वो पहुंच गई है। आप ग्रैंड मास्टर टाइटल से एक नॉर्म और 15 रेटिंग पॉइंट दूर हैं। तो इन सब के दौरान आपके अंदर क्या चल रहा है अभी, और किस तरह से आप सोचते हो कि जो आपका लक्ष्य है ग्रैंड मास्टर, या क्या लक्ष्य है आपका, बताइए थोड़ा उसके बारे में। तो मैं ग्रैंड मास्टर टाइटल को स्टेपिंग स्टोन की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि लाइक उसके भी बहुत आगे जाना है, 2600 2700 जाना है, धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, क्योंकि चेस इम्प्रूवमेंट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और ये एक पड़ाव ही है, स्टेपिंग स्टोन ही है एक, तो इंटरेस्टिंग है काफी और अच्छा है। ओके, थोड़ा ना अपन बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं, क्योंकि कभी मैंने आपका ऐसा इंटरव्यू नहीं लिया है। हाँ जी। चेस सिखाया किसने था तुमको? अच्छा, चेस सबसे पहले मेरे को बचपन में बिजनेस का शौक था, बच्चों वाले खेल वो खेलता था मैं। फिर भैया की जिद थी कि चेस सीख कुछ इंटरेस्टिंग कर, तो भैया ने चेस सिखाया। फिर उसके बाद किस्मत से 4-5 महीने के बाद एकेडमी खुली, तो भैया वहां से पैम्पलेट लेके आए। घर में माहौल था वैसे, दादा पापा खेलते हुए थे, तो भैया ने बोला कि एकेडमी चलते हैं साथ में, और भैया मैं हम दोनों को दादाजी लेके गए एकेडमी। फिर वहां पे ज्वाइन किया, चेस खेलना सीखा वहां पे एक दो, फिर 5-6 दिन के बाद ही स्टेट हो गया एमपी का, तो हम वहां खेल के आए। स्टेट कहाँ पे हुआ था स्टेट? स्टेट हुआ था इंदौर में, यशवंत क्लब 2013 में। मम्मी पापा भी गए थे साथ में, पहली बार टूर्नामेंट में गए। ऑब्वियसली कुछ अच्छा नहीं गया, पर सीखने को मिला। अगले साल में अंडर थोड़ा बहुत सीखा, पर ज्यादा टूर्नामेंट फिर खेला नहीं था। अगले साल अंडर 11 का स्टेट जीता। फिर उड़ीसा खेलने गया नेशनल, वहां पे रेटिंग खुली। फिर धीरे धीरे नेशनल्स में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, मतलब 16-17 तक मेरी रेटिंग थी, पर थोड़ा मेरे को स्टैग्नेंट ही मानेंगे कि मैं 1550 हुआ था। 1310 रेटिंग खुली थी 2013 में, और 17 और 18 की शुरुआत में था 1559। पर 18 को एक मेरा जो बेस्ट ईयर मानेंगे शायद, कि उस साल मेरी 500 रेटिंग भी बढ़ी। भैया के साथ तैयारी करते थे हम लोग, बुक्स से चेस बेस इंडिया से मंगाते थे, और अलग अलग चीजों से, जैसे एक पेट्रोशियन की बुक पढ़ी थी, पाइथन स्ट्रेटेजी, आगट की अटैक एंड डिफेंस, सोवियत मिडिल गेम टेक्निक, सिनमन का इंडियन कोर्स, ड्रॉइड्सकी की बुक्स, और बहादुर सर से भी कोचिंग ली थी 15 से 17 तक। ये सारी चीजें हम कर रहे थे, और फिर ये बुक्स भी पढ़ता रहा मैं। और वो साल बहुत अच्छा था, क्योंकि भैया के पास भी टाइम था, भैया मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे बहुत। हम लोग दिन में 8-10 घंटे तैयारी करते थे। भैया बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनके साथ मेरे को करना ही पड़ता था। जैसे मैं खुद से कभी, तब छोटा था तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे आंसर चेक कर लूंगा, कोई भी चीज हो जाती थी। तो भैया के साथ ऐसे 20 मिनट सोचने के पहले मैं आंसर नहीं चेक कर सकता हूँ, मेरे को सॉल्व करना ही है, करना ही है और करना ही है। तो वैसा बहुत, और वो उतना स्ट्रिक्टनेस जरूरी भी थी, क्योंकि टूर्नामेंट में थोड़ी कुछ सुविधा होती है, तब तो और मुश्किल होता है, राउंड का प्रेशर होता है, सारी चीजें होती है, थकान में खेलना पड़ता है। मैं घर पे बोलता था भैया थक गया नहीं, पर अब टूर्नामेंट में थकान हैंडल करनी ही पड़ेगी, तो अब भैया की स्ट्रिक्टनेस से वो सारी चीजें सुधरी। और उस साल ऑलमोस्ट मेरे सारे टूर्नामेंट अच्छे गए। मैं नेशनल में कहाँ कुछ अच्छी रैंक नहीं आती थी मेरी, मैं कभी 70 आ रहा हूँ, 90 आ रहा हूँ। पहली बार मैं 7th आया, मेरे लिए वो अचीवमेंट थी, टॉप 10 में आना। उसके कारण मैंने अंडर 14 के वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया था। फिर मैं उस साल 2061 हो गया था एंड में, और मैंने एंड में प्रणव वी, दिव्या देशमुख, इन लोगों को अंडर 13 के आईएफए वेल्थ में हराया था। गुकेश और मेरे सेम पॉइंट थे। वो मेरे लिए एक काफी अच्छी मेमोरी है कि हम दोनों एक टूर्नामेंट खेले थे। सो भैया का नाम बताओ और थोड़ा उनके बारे में बताओ। भैया का नाम सुयश शर्मा है। भैया खुद की जब वो खेलते थे तो मेरे से हमेशा ज्यादा ही रेटिंग रहती थी, 150-200। उनकी लाइक हाईएस्ट 1700 गई थी, और उनकी लाइक कंसिस्टेंसी इतनी इतनी थी कि कभी घटी नहीं थी रेटिंग। और जनरली वो काफी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा टूर्नामेंट्स में, और मम्मी जाती थी टूर्नामेंट्स में, तो हमारा मस्त था। तो भैया ने इनिशिएटिव लिया, हाँ। तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, तुम इस दौरान और भी कहीं कहीं सीख रहे थे। हाँ हाँ। फिर मैं बोलूं कि वो असली ब्रेक थ्रू कब आया, तुम्हें कब लगा कि, क्योंकि यूजली क्या होता है कि प्लेयर 1700 1800 या फिर 2000 के आसपास स्टक हो जाते हैं, हाँ 2100 2200 जाके स्टक हो जाते हैं। पर तुमने वो एम कैसे आया, किसने इंस्पायर किया तुमको कि तुम ग्रैंड मास्टर अगर जा सकते हो, इंटरनेशनल मास्टर बन सकते हो?
तो वो जो सेक्शन बदला हुआ है, स्पेशली कोविड के आसपास बहुत हाँ, कुछ हुआ, करेक्ट। उसके बारे में बताओ। हाँ, तो कोविड के टाइम मैंने अनूप सर से कोचिंग लेना चालू किया था 2020 मार्च अप्रैल में, और सर के साथ हम 2-3 महीने अनूप देशमुख सर हाँ 2-3 महीने हम लोगों ने कोचिंग ली। उसके बाद सर हमेशा बताते रहते थे हर हफ्ते ये बुक पढ़ना है, ये करना है। सर से कांस्टेंट उसमें था मैं। और फिर हम लोग 2021 में टूर्नामेंट खेलने गए, बहुत लंबा ब्रेक हो गया था, और पापा भी साथ में थे। वो टूर्नामेंट बहुत एक्सपेंसिव था, ट्रिप कुछ, और फिर बहुत वैसा था कि पापा भी वरीड थे, थोड़ा वैसा टूर्नामेंट था, और मेरी भी तैयारी से मैं उतना खुश नहीं था, और पहला टूर्नामेंट डिजास्टर जाता है मेरे लिए। मैं जिंदगी का सबसे घटिया टूर्नामेंट गया है वो। मेरे 9 में से 2 पॉइंट बने थे, 7 विनिंग गेम्स था, पर मैं एक भी नहीं जीता था, 4 ड्रॉ हुए थे मेरे। और उसके लास्ट डे में बहुत दुखी था, क्योंकि मैं लोएस्ट सीट था, सेकंड लोएस्ट सीट था उस टूर्नामेंट का, और मेरी 22 रेटिंग घट रही थी वहां पे, और 2 टूर्नामेंट और खेलने थे, और हम बहुत सोच के गए थे। तो अब उस दिन लास्ट डे हमारा अनूप सर और ऋत्विज परब वहां पे खेल रहे थे टूर्नामेंट। हमारा उनसे उतना कांटेक्ट तब नहीं हो पाया था, पर लास्ट डे हम लोग उनसे मिलते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में बिजी थे सारी चीजें। एक आध दिन ब्रेक था शायद, तो हम लोग मिलते हैं। हम लोग यहाँ ही, वो लोग खाना ना खाते हैं, साथ में ही रहने लग जाते हैं हम लोग, फिर ऐसे मील के लिए सेम टाइम पे आते थे। तो गेम्स एनालाइज करते हैं, अनूप सर मेरे सारे गेम्स एनालाइज करते हैं। ऋत्विज परब में उनसे पहली बार मिला, ऋत्विज भैया से, उनने मेरे गेम्स एनालाइज कर, मैं बहुत दुखी था उस दिन। मैं सब बताया कि ये टूर्नामेंट इतना खराब जा रहा है, घर में भी सब दुखी हैं, और लाइक मेरा चेस पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है। तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, और मतलब शायद मैं चेस छोड़ दूंगा अगर ऐसा जा है तो टूर्नामेंट। तो ऋत्विज भैया ने भी अनजाना होके इतनी सारी हेल्प करी, गेम्स एनालाइज करे, सारी चीजें। तो जो मेरे सेकंड टूर्नामेंट है वो इतना अच्छा गया कि मैं 6 आउट ऑफ 6 जीता। अगले दोनों राउंड ड्रॉ हुए मेरे, और मैंने 1 राउंड को स्पेयर आईएम नॉम किया। तो कहा मेरे से तो मतलब कहाँ 1700 का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, कहाँ 2500 का परफॉर्मेंस हाँ एग्जैक्टली, मतलब जिंदगी का सबसे खराब टूर्नामेंट गया, और उसके 2 दिन के बाद जिंदगी का सबसे अच्छा टूर्नामेंट चालू हो गया। तो बहुत अमेजिंग था। और मैं उस गेम की टूर्नामेंट की जो गेम एनोटेशंस है वो यही है कि थैंक यू अनूप सर, थैंक यू ऋत्विज भैया, इन लोगों ने तो मोटिवेट किया, क्योंकि उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इतना सब हो चुका था खराब। फिर वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाता है, अगले टूर्नामेंट में 100-150 रेटिंग और बढ़ती है, और मैं 2302 होता हूँ, और एफएम टाइटल मिलता है, और एक पहला आईएम नाम मेरा अचीव होता है। तो काफी अच्छा हुआ वो टूर्नामेंट, जैसा जा रहा था, जितनी एक्सपेक्टेशंस क्रैश हो गई थी, और फिर जो हुआ काफी बढ़िया था। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरे लिए, ऋत्विज परब भी और अनूप सर तो हैं ही। तो दोस्तों आप एक चीज सीख सकते हो जो कि आयुष ने भी सीखी, कि कभी कभी सबसे बड़ी चीज होती है आपका खुद के ऊपर भरोसा। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा जाग जाए तो आपको ही पता नहीं होता कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना बेहतर कर सकते हो। तो वही एक टूर्नामेंट पहले आयुष इतना खराब खेल रहा था, और अगले टूर्नामेंट में आईएम नॉर्म करता है, तो जिसको बोल सकते हैं अनबिलीवेबल, इतना गैप भर देना। लेकिन वो एक्चुअली में वो भी आयुष था, वो भी आयुष ही है दोनों। हाँ। और वो काम हुआ। तो आयुष अभी क्या स्थिति है तुम्हारी, कितने नॉर्म हो गए, क्या है, क्या सिचुएशन है? हाँ, तो उसके बाद 22 में और मेरा पहला नाम हुआ दुबई में, फिर 1-2 और नाम हुए, और मैं 23 में इंटरनेशनल मास्टर बन गया। 24 में मेरा बीएल बहुत अच्छा गया, मेरा 2400 मैंने प्रॉपर्ली ब्रेक थ्रू किया, और अब मेरे पास 2 जीएम नॉर्म्स हैं, 2485 रेटिंग है, और अभी कंसिस्टेंटली टूर्नामेंट्स काफी टाइम से अच्छे जा रहे हैं। मतलब गोवा इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब तुमने जीता, ये शायद पहली बार इंडिया में ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट तुमने जीता है। हाँ। या इंडिया के बाहर भी कोई जीता है क्या? ये एकमात्र टूर्नामेंट है जीएम टूर्नामेंट जो जीता है तुमने? हाँ, फर्स्ट तो क्लियरली मैं इधर ही आया हूँ, क्योंकि बीएल में वो था शेयर। हाँ, बेल मास्टर्स में आप थर्ड पोजीशन में आए थे, मतलब मेरे ख्याल से टाई ब्रेक में। हाँ करेक्ट। और लियोन जीता था टूर्नामेंट? नहीं, टूर्नामेंट कौन जीता था? अपना कजाकिस्तान का प्लेयर है वो, मेरे को नाम। अच्छा ओके, कजाकिस्तान से कोई जीता था। ओके हाँ, तो आप उसमें तीसरे स्थान पे आए थे? तीसरा आया था मुकुल्स पे। ओके, और उसके बाद अभी यहाँ पे गोवा इंटरनेशनल जीएम टूर्नामेंट जीता। तो अभी कौन से टूर्नामेंट खेलने जाने वाले हो? अभी मैं ताशकंद में खेलने जाने वाला हूँ, अक्सामोव मेमोरियल। वो काफी अच्छा टूर्नामेंट है, मैं पिछली बार भी खेला था। और ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से तुम्हारा ज्यादा प्रेम है, मतलब क्यों? मतलब पास पड़ता है, वीजा आसानी से मिल जाता है, क्या है? क्या है? पास पड़ता है, वीजा आसानी से मिल जाता है, यही कारण है। और चेस ग्रो हो रहा है वहाँ पे? चेस ग्रो हो रहा है, अच्छे प्लेयर्स है, चेस कल्चर है वहाँ पे, अच्छा ग्रो हो रहा है, और काफी बढ़िया लगता है। अब क्या है, बाकी टूर्नामेंट के लिए 2-3 महीने पहले प्लान बनाना है, यहाँ पे 10 दिन पहले ही प्लान बनाया तो तो भी जा सकते हो। तो एक वो सुविधा है बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती है, बहुत कन्वीनियंट है कि कभी जा सकते हैं।
कजाकिस्तान में तो मेरे को ऑर्गेनाइजर्स ने इनविटेशन दिया था टूर्नामेंट के लिए। तो पहली बार मेरा टूर्नामेंट है जहाँ पे मेरे को फ्लाइट भी थी, रहना भी था, खाना भी था, तो लाइक मैं तो इसलिए बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस वो टूर्नामेंट में? वो काफी अच्छा था क्योंकि वो नॉकआउट टूर्नामेंट था, पहली बार मेरी लाइफ का पहला नॉकआउट टूर्नामेंट, और ठीक रहा, मतलब मैं एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचा, वरना क्योंकि पहले डर ही रहता है नॉकआउट टूर्नामेंट में कि जस्ट पहले राउंड में तो मैंने पहले राउंड में कुछ नहीं, घूम के आ जाते हैं, फिर फ्लाइट वेट तो दिया ही था। अब वो बात है। चलो ठीक है। हाँ, मम्मी को बोला था कि टूर्नामेंट के एंड में ही आऊंगा क्योंकि फिर मैंने, क्योंकि अच्छा किया, वो इल्यूशन को एक जीएम को हराया फर्स्ट में, वो दोनों ड्रॉ हो गए थे, फिर रैपिड का खेला, और मेरे को पता चला कि नॉकआउट टूर्नामेंट की स्ट्रेटेजी कितनी अलग रहती है। जनरली ओपन टूर्नामेंट में ब्लैक से भी हाई रेटेड विन के लिए ट्राई करता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में उनको ड्रॉ चलता है, वो उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, उनके लिए है कि टाई ब्रेक में ट्राई कर लेंगे, तो अलग अप्रोच हो जाती है, ओपनिंग भी अलग हो जाती है। मतलब मैं शॉक्ड था कि मेरे अगेंस्ट हायर रेटेड 2520 प्लेयर पेट्रोव खेल रहा है ड्रॉइश ओपनिंग। अच्छा, तैयारी करके आ रहा है कि भाई ये वाला ड्रॉ चाहिए था कि व्हाइट से खेलना, ब्लैक से ड्रॉ करना है ताकि व्हाइट से हराना है। तो काफी सरप्राइजिंग था। मैं उस टूर्नामेंट में इतनी पेट्रोव खेला हूं मैं कि खेला नहीं हूं, 3-4 टूर्नामेंट में नहीं खेला हूं। तैयारी हो गई अभी तो पेट्रोव की? हाँ, तैयारी बहुत अच्छी चलेगा। हाँ, ये तुमने ये टूर्नामेंट तो अभी खेले, काफी सारे टूर्नामेंट खेले, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका स्टाइल तुमको लगता है तुम उसके जैसा खेलते हो, या तुम्हारे जैसा स्टाइल है उनका किसी प्लेयर का? अभी टूर्नामेंट प्लेयर्स में क्या? हाँ, टॉप प्लेयर्स में तो मुश्किल हो गया। पता नहीं, क्योंकि बात क्या है ना, मिक्स हो गया ऐसा, मिक्स हो गया। मेरी स्टाइल मेरे को नहीं पता। एक टाइम पे मैं खुद को बहुत डायनामिक प्लेयर समझता था, मैं खुद को थोड़ा मेरे से टैक्टिक्स में सोचने लग गए, तो अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ मेरी स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, वो इवॉल्व हो रही है, मतलब ऐसा यूनिवर्सल प्लेयर जैसा तो डेवलप हो गया, अटैक भी कर रहा है। हाँ, वो भी कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा फेवरेट कौन है, किसके गेम ज्यादा देखते हो? मेरे को बचपन में ताल बहुत पसंद था। हाँ, वो तो सबको यूनिवर्सल पसंद है वो। अभी भी यूट्यूब पे जाओगे ना, तो कार्लसन वाल्सन चौथे नंबर पे आएगा, ताल नंबर 1 पे आता है, वो रह गई मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर हूँ। एक बार मैंने गलती से ताल को कुछ ऐसा बोल दिया लाइव में कि ताल जब अटैक करते थे तो अच्छा लोग कुछ तो भी बोल दिया ऐसा, मतलब डिफेंस नहीं करते थे लोग। हाँ, ऐसा कुछ बोल दिया, मेरे को लोगों ने इतना सुनाया ऑनलाइन के पूरी ताल के दीवाने थे लोग, अभी भी है, अभी भी। ताल की जगह कोई नहीं हो सकता, वो तो अलग ही था। उसको लोग लेटर लिख के ओपनिंग प्रिपरेशन दे रहे हैं, फाइल्स प्रिपेयर कर करके कि हमारा एनालिसिस ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल लो इसको, ये हो, तो अलग ही था उसका क्रेज। तो ताल तो ही, और 2018 में मैंने पेट्रोशन को पढ़ा था, पेट्रोशन की बायोग्राफी, पाइथन स्ट्रेटेजी, और मेरे को पेट्रोशन बहुत कॉन्ट्रास्ट में, जिसने बचपन में ताल को पढ़ा है वो पेट्रोशन को पढ़ रहा है, तो अलग ही चेस लगता था मुझे कि ये क्या है, मतलब इतना सॉलिड ये वो, और इसलिए मेरी ग्रोथ भी हुई पेट्रोशन को स्टडी करके, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगा वो, और जितना मैंने उसको डीप जाया, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हुई पेट्रोशन को स्टडी करके। तुम पर अनूप सर से तुमने सीखा है बहुत। अनूप सर इज लाइक, उनका गेम जाके देखो तो कुछ समझ नहीं आता, भेजा घूम जाता है, ये भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, कभी कभी तो ये इतना ज्यादा होता है कि मैं कई बार देखता था तो मैं देखता ही नहीं था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फिर कैसे उनका जो बहुत अटैकिंग वाला है, जो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, पीस के वैल्यू एकदम टॉप पे लेके जाते हैं वो, और खासतौर पे हम बोले कि उनके बोर्ड पे पीसेस की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, उनसे क्या तुमको फिर तुम्हारे गेम में आया? हाँ, उनने मेरे को बहुत वो किया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया सेक्रीफाइसेस देने के लिए, लाइक क्योंकि वो खुद वैसा करते थे, ब्रिलियंट उस तरह से ही खेलते थे, उनका गेम्स आर पार ही होते थे। और मेरा जो पहला ग्रैंड मास्टर नाम हुआ दुबई ओपन में, वो उसी स्टाइल में हुआ कि मैं फुल कॉन्फिडेंस में खेल रहा हूँ, इवन फास्ट खेल रहा हूँ। मैंने निसिपियानो के अगेंस्ट 26, मैं लाइफ का हाईएस्ट रेटेड प्लेयर, मैं 50 मिनट छोड़ के जीता हूँ। तो क्योंकि उससे इम्पैक्ट बहुत पड़ा, क्योंकि मैं एक तो लोअर रेटेड 2-1-5 टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, उल्टे सीधे सैक्रिफाइसेस दे रहा हूँ और टाइम भी छोड़ रहा हूँ, तो इम्पैक्ट पड़ता है एक साइकोलॉजिकल, और इतने कॉन्फिडेंस से खेलो तो अपोनेंट भी बिलीव करने लग जाता है, और वो बहुत मजेदार। जैसे गुकेश खेल रहा है अभी, हमने देखा अर्जुन खेल रहा है, कई बार ऐसे सैक्रिफाइस अर्जुन मारता है जो मतलब इंडियन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, इंडियन बोलता है कि खत्म हो गया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट उसके फेवर में आता है। तो ये जो नया चेस वापस लौटा है पिछले कुछ समय में, बोले क्रिएटिविटी आ गई, हमने देखा कि पहले बहुत ही सॉलिड चेस होने लग गया था, 5-6 साल कोरोना के स्पेशली पीछे जाए, और उसके बाद से भी हम देख रहे हैं लोग रिस्क लेते हैं, लोग अपोनेंट को वहां पे डालते हैं उस पोजीशन में कि गलत है तो साबित करो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का तुमको लगता है कितना रोल बढ़ गया है आजकल? वापस कैलकुलेट अगर आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो,
और उसके लिए तुम क्या करते हो? कैलकुलेशन के लिए मैं यही गेम्स एनालाइज करता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स प्लेयर्स है सारे इन सब के, और रोल तो कैलकुलेशन का बड़ा ही है। और बात क्या हो गई है आजकल, टाइम कंट्रोल्स काफी कम ही है, तो मेन इंट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि कैलकुलेट आप करोगे 20-25 मिनट पर, आपको ऐसे कंसिस्टेंटली खेलना है तो ऐसा फील पे खेलते हैं। और आजकल ओपनिंग प्रिपरेशन बहुत बढ़ गई है, तो प्लेयर्स जनरली मैच के पहले 3-4 घंटे प्रिपेयर करते हैं, उसमें थक जाते हैं, तो फिर ये स्टाइल और ज्यादा चलती है, क्योंकि आपने अनप्रिपेयर कर दिया अपोनेंट को और आप प्रॉपर बोर्ड पे कॉम्प्लेक्स गेम खेल रहे हो। तो कैलकुलेशन तो है ही इम्पोर्टेंट बहुत। और सारी चीजें एक अच्छा मिक्सचर हो जाता है कि आपका अपोनेंट प्रिपेयर करके आया है बहुत सारी चीजें, आपने कुछ आउट ऑफ थ्योरी खेला, भले ही वो थोड़ा इनकरेक्ट भी है, पर वो इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है कि वो 4 घंटे तो खेला ही है, हाँ। उसको यहाँ पे भी 6 घंटे खेलना है। उसको पहले तो हाँ, उसका दिमाग खराब है कि मेरी लाइन के बाहर चला क्यों गया। नहीं आया, और वो 4 घंटे प्रिपेयर करके आया था ये सोचे कि अब ठीक है गेम में आसान होंगी चीजें, अब मैं 2-3 घंटे में ही अच्छी पोजीशन ले आऊंगा, रिस्क फ्री खेलूंगा ये, और तुमने बोर्ड पे। तुम्हारा कोई ऐसा गेम है जहाँ पे तुम बहुत तैयार करके गए हो और हाँ, अपोनेंट ने मतलब दिमाग खराब कर दिया हो पहली चाल से? हाँ, ऐसे जो बहुत तैयार करके गया हूँ उस जनरली सब खराब ही गए होते हैं गेम्स, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है वो, और या तुमने कभी ऐसा देखा हो कि अपोनेंट ने लग रहा है बहुत तैयार किया और तुमने कुछ किया तो फिर तुमको घूर रहा है बैठ के कि ये क्या खेला है इसने पूरा, हाँ, या बैठा है फिर जवाब ही नहीं दे रहा? हाँ, वो ऐसा हुआ है, क्योंकि अब एक प्लेयर था, वो बता रहा था मेरे को गेम क्या कि वो रात के 3-3:30 बजे तक प्रिपेयर किया सारी चीजें, और मॉर्निंग राउंड था 9:30 बजे। तो जनरली चेस प्लेयर्स की बहुत सारों का रूटीन ऐसा है कि वो लेट सोते हैं, क्योंकि आफ्टरनून राउंड की आदत है, यूरोप में भी खेलते हैं, टाइम शेड्यूल चेंज होता रहता है। तो अब 9:30 बजे राउंड था, उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वेन्यू भी दूर था, आने में आधा 1 घंटा हो गया। तो वो गेम बहुत वो रहा कि 5.5 घंटे चला अलग, वो गेम के बाद उसको हेडेक अलग था, वो गेम भी इतना कॉम्प्लेक्स कि भले इंजन मेरी माइनस उसकी +7 बता रहा है, पर वो पोजीशन ऐसी है कि उसने एक मूव खेली जो नेचुरल अटैकिंग मूव है, उसके बाद मेरी विनिंग आ गई। तो वो बहुत ऐसा गेम रहा कि मेरे हिसाब से सबसे वो काफी माना भी जाता है उसकी प्रिपरेशन के लिए, और उसको इतना इम्पोर्टेंट गेम जीतना तो बहुत अच्छी मेमोरी है वो मेरे लिए। तो हाँ, एक वो याद आती है। आयुष, तुम्हारा अभी एम क्या है? हम इससे पहले मतलब मैं जस्ट बता दूं कि तुम ग्रैंड मास्टर बनने वाले हो डेफिनेटली। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत में ग्रैंड मास्टर ऐसा है कि हर 15 दिन या 20 दिन में एक हाँ, बंदा ग्रैंड मास्टर बन जाता है आज की डेट में। तो भारतीय शतरंज का एक नया नॉर्मल भी हो सकता है ग्रैंड मास्टर बनना। हाँ, करेक्ट। तो फिर उस लिहाज से तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कहाँ तुम अपने आप को देखते हो आने वाले 1-2 सालों के बाद? मैं चाहता हूँ कि एक बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना चाहता हूँ मैं अभी, क्योंकि इस बार स्पॉट्स ज्यादा हैं काफी, आप क्योंकि इंडियन चेस बढ़ रहा है तो हम लोगों को स्पॉट्स ज्यादा मिल रहे हैं, नेशनल सीनियर में भी ज्यादा है, एशियन इंडिविजुअल में 10 स्पॉट्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाए कि मेरे को क्वालिफाई करना है, अगर ऐसा कोई टूर्नामेंट देखा जाए जो मैं खेलना चाहता हूँ, तो वो है कि इस साल का या 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करूँ, और वो एक काफी एक टूर्नामेंट है जो रहेगा कि ये तो एक टूर्नामेंट होगा। होगा। हाँ, तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो 2 साल बाद? 2 साल बाद 2600 2650 क्रॉस करना, इवन होपफुली 2700 पर देखते हैं जल्दी। चलो बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है ना वो 2500 पे नहीं रुकनी चाहिए, हाँ, वो और आगे जाए, ताकि मध्य प्रदेश को, मध्य भारत को ग्रैंड मास्टर बस नहीं मिल रहा, हमको एक सुपर ग्रैंड मास्टर भी मिलना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल उस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस समय बहुत कुछ हो रहा है, हाँ, रैपिड भी हो रहा है, हाँ, ब्लिट्ज भी हो रहा है, और क्लासिकल भी है। तुम्हें क्या लगता है अभी भी क्लासिकल की वो है, आज भी मान्यता क्लासिकल की ही है, या रैपिड ब्लिट्ज अब तुमको लगता है कि आने वाले टाइम में ज्यादा ऊपर आ जाएगा? रैपिड ब्लिट्स आने वाले टाइम में ज्यादा ऊपर तो आएगा, पर उसका क्लासिकल की वैल्यू एक बहुत अच्छी है। और मेरी लाइफ में एक बहुत मजेदार समय था जब मैं बीएल खेला था, क्योंकि उनका टाइम कंट्रोल अलग ही मजेदार था, 100 मिनट मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उसको। मेरी लाइफ की जो इच्छा थी कि मैं जनरली फास्ट खेलता था, मैं सोचता था कि मैं इतनी डीप पोजीशंस में उतना अच्छा नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल प्लेयर हूं ज्यादा। मैं पहली बार 100 मिनट टाइम है वहां पे, 40 मूव के बाद 50 मिनट और ऐड होते हैं, 60 मूव के बाद 15 मिनट और ऐड होते हैं। मेरे दोस्त का वहां पे 8.5 घंटे गेम चला था। तो लाइक वो टूर्नामेंट टाइम कंट्रोल ऐसा है, तो उसमें लाइक ऐसा चेस प्लेयर, एज एन आर्टिस्ट जिसको एक्यूरेट खेलने की इच्छा है कि मैं जब गेम आके देखूं कि हाँ, हर मूव ऑलमोस्ट बहुत अच्छी एक्यूरेसी से खेली गई है, मैंने डीप सोच के खेला है, इस मूव पे 30 मिनट सोचा है, उसमें वेरिएशंस डालूं इतना इतना सोचा है, तो बहुत फुलफिलिंग था मेरे लिए वो खेलना। तो मेरे ख्याल से ऐसे टूर्नामेंट होना चाहिए, मैं वैसा टूर्नामेंट खेलना भी चाहता हूँ कि जब मैं प्रॉपर्ली सिर्फ चेस खेल रहा हूँ, मेरे को ना तो टाइम के बारे में सोचना है, ना कॉम्पिटेटिव चीजों के बारे में सोचना है। क्लॉक एक कॉम्पिटेटिव एलिमेंट हो गया,
वही आपके पास इतना ज्यादा टाइम है तो आप प्योरली बोर्ड पे फोकस कर रहे हो, उसको आर्टिस्टिकली एंजॉय कर रहे हो, तो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। आजकल ये फ्री स्टाइल चेस का भी काफी वो हो रही चर्चा, कभी खेला है? मैंने कभी नहीं अभी टाइम नहीं है। मुझे मुझे लगता है अभी इसमें टाइम लगेगा बहुत। हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और आगे ओपनिंग से एग्जॉस्ट शायद टॉप लेवल पे हुई है, पर अभी भी लोग आइडियाज तो इतने नहीं, ला रहे हैं आइडियाज कि ला रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो और अभी देखो, गुकेश के कोच ने जो बात कही थी वो बात भी उतनी सही है। गुकेश अभी वर्ल्ड चैंपियन हाँ बना है करेक्ट, क्लासिकल हाँ का, उसको अभी क्लासिकल का ही अपना जो है उसको आगे ले जाना है। हाँ करेक्ट, तो फ्री स्टाइल से सडनली वो दूसरे जोन में भी जा सकता है, तो उससे भी उसको बच के रहना पड़ेगा। हाँ तो खैर वो तो एक अलग चीज हो गई। तो आयुष, थोड़ा आपने मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं, थोड़ा आपने बताओ कि तुम्हारे फाइनेंशियली तुम कैसे चेस में खुद को मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि आसान नहीं है टूर्नामेंट्स खेलना, इंडिया के बाहर टूर्नामेंट्स खेलना। हमें पता है कि आपके मम्मी पापा ने भी जो है काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं, हाँ उन्होंने इवन अपनी जमीन हाँ वगैरह गिरवी रखी। तो थोड़ा सा इस बारे में बताओ ताकि लोगों को भी पता लगे, और कैसे तुम मैनेज कर रहे हो फिर ये इन सारी चीजों को। हाँ। तो ये सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, तभी भैया ने चेस खेलना फिर पेरेंट छूट गया था कि पेरेंट्स को भी चॉइस लेनी थी कि चेस बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तब इतना सिक्योरिटी भी नहीं थी कि टाइटल पे ये होता है वो होता है, तब कुछ बेनिफिट्स पता ही नहीं थे, ना हमको पता थे ना किसी को पता थे। तो भैया ने फिर चेस छोड़ ही दिया था कि पेरेंट्स ने सोचा दोनों में से एक ही परस्यू कर सकता है इतना फाइनेंशियली हैवी गेम, तो फिर मैंने चेस खेला। और फिर सेक्रीफाइस रहते ही थे हम टूर्नामेंट में, सब कैसे मैनेज करते हैं मम्मी जानती है कि वो होटल कैसे कैसे ढूंढती थी ताकि रेट्स ज्यादा ना हो, सारी चीजें, क्योंकि एक बहुत मम्मी ने जिस तरह टूर्नामेंट्स प्लान कर रहे हैं कट टू कट, मतलब एक मार्जिन सेट कर लिए कि इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं आना चाहिए, और उसके अंडर ही प्रॉपर टूर्नामेंट प्लान किया एक है। बार मम्मी का भी इंटरव्यू कर लेंगे कि हाँ। बताओ आपके होटल कैसे बुक कर रहे हो। इंट्रोडक्शन में जाती थी। हाँ, हाँ, कि खर्चे कैसे कम किए जा वही, सकते हैं, क्यों? हाँ, वही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मम्मी के पास वो स्किल है और पापा के पास जो था वो पूरा लगाते थे, और मम्मी के पास वो स्किल है कि जो था उसको बहुत परफेक्टली मैनेज करती थी। तो एक उन दोनों ने जो प्लानिंग है, जो एफर्ट है, वो तो एक अलग ही लेवल की है कि हर टूर्नामेंट में पापा भी मेरे साथ टूर्नामेंट में गए तो उनने भी सारी चीजें करी है, वो भी प्लानिंग करते थे, खाना बनाना सिखा दिया मैंने उनको साइड। तुमने सिखा दिया, उनने सिखा दिया? नहीं, उनने सीख लिया मेरे कारण सीख लिया। तुम्हारे कारण उनने सीखा, इसमें तू अपना क्रेडिट ले हाँ, लो। ऑब्वियसली तुम्हारा क्या क्रेडिट है, उनने सिखाया भाई। तो मतलब सारी चीजें हैं कि इतनी सब। और सर्बिया का टूर्नामेंट खास करके मेरे को याद आता है क्योंकि हमारी एक से बात हुई थी स्पॉन्सरशिप की, और उसने टूर्नामेंट के 5-6 दिन पहले ही उन्होंने मना कर दिया। तो अब वो सिचुएशन में हमें फिर गोल्ड लोन लेना पड़ा, हमें ये करना पड़ा वो करना पड़ा, क्योंकि लाइक हम जाने ही वाले हैं, अच्छा, बाकी सब बुकिंग हो चुकी है, सब अब क्या बुकिंग हो करेंगे? चुकी है, सब एक्सपेंस आ चुका है, अब हम कुछ ना तो रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि यार हमको पहले पता होता तो हम ट्रिप ही प्लान नहीं करते ऐसे में, पर बट तुमको उसको थैंकफुल कहना चाहिए, हाँ बढ़िया इसका क्योंकि वो अगर ना बोलता तो तुम ट्रिप ही प्लान नहीं करते थे, हाँ ट्रू, वो तो तुम्हारा रेटिंग नहीं बढ़ता था। सही बात है। तो ठीक है, उसने जो भी किया उसको अच्छा, थैंक anyway ही अच्छा बोलना लगा, पड़ेगा, हाँ। क्योंकि उसका फायदा हो गया अपने को। वही तो, अलग ही एफर्ट लगा रहे थे। अब मम्मी पापा का ये है कि अब हम दोनों पे ही खर्चे करना है, उनको खुद के कोई एक्सपेंस सोचते भी नहीं है वो, उनका यही है कि इन दोनों का, उनके वही है कि यही एम है हमारा, और एक तुम क्या अलग करने है। वाले हो उनके लिए? मैं टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहा हूँ, उनको प्राउड महसूस करवा रहा हूँ, उनको पूरा विश्वास है मेरे पे, हाँ। जो मेरे लिए एक अभी तुम बड़ी कुछ अचीवमेंट है। थोड़ा बड़ा कुछ कमा रहे हो अब टूर्नामेंट से? हाँ, 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा गया, हाँ, हाँ। मैंने प्राइजेस भी जीते, और मैं खुद ताशकंद और उज्बेकिस्तान, थोड़ा ताशकंद और मतलब कजाकिस्तान जाता हूँ। थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है कम से कम इससे अभी हाँ, फिलहाल। स्टेबिलिटी आ रही है टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली, प्राइस मनी रह रहा है, तो एक मैनेज हो जाता है, ट्रिप प्लान हो जाती है कि आगे का बट अगर जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें सुपर ग्रैंड मास्टर बनना है, तो तुम्हें कितना लगता है कितने की जरूरत होगी तुम्हें एक साल में, ताकि तुम ट्रेनर्स रख सको, तुम सही टूर्नामेंट्स खेल सको? तुम्हें क्या लगता है कितना एक एक प्लेयर के तौर पे तुम्हें कितने फंड की जरूरत होगी एक साल में? मतलब वो तो काफी 10-15 लाख, 10-15 लाख रुपए कम से हाँ, कम तुम्हें साल में चाहिए, ताकि हाँ, तुम ग्रैंड मास्टर और 2600-2700 की तरफ आगे बढ़ सको। हाँ करेक्ट, क्योंकि वो अभी क्या बात है कि चॉइस लेना पड़ता है, कोचिंग लें या टूर्नामेंट्स खेलें, क्योंकि कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव है, और बात क्या है, कोचिंग पर आवर 6,000 10,000 ऐसी ऐसी है चेस में कि मैं कितने बार ले सकता हूँ क्लासेस, वो सारी बातें हो जाती है कि आवर में हफ्ते में एक बार ले रहा हूँ तो कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो सारी चीजें मैनेज करना सब
मुश्किल हो जाता है। अभी मेरा करंटली इसलिए कोई अनूप सर से मैं बात करता हूँ, अनूप सर फाइनेंसिस के मामले में बहुत इजी गोइंग है, पर जनरली कोचेस स्ट्रिक्ट होते हैं और वो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें। तो कोचिंग इसलिए मैं ले ही नहीं रहा हूँ अभी किसी से। लोग पूछते हैं कि तुम इधर इतने क्लोज हो, तुम्हें शायद कुछ कोचिंग लेना चाहिए, वो पर अब वो बातें हो जाती है फिर तो। ओके, तो एनीवे तुम जल्दी से हाँ। जल्दी ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, हमें उतना तो पक्का भरोसा है, और फिर आगे भी बहुत जाने वाले हो। तो तुम्हारे साथ के कुछ खिलाड़ी कौन लगता है जो तुम्हारे कंपटीशन में, किसको देख के तुमको इंस्पिरेशन मिलती है या कंपटीशन है अभी फिलहाल? अभी फिलहाल ये लोग जो ओलंपियाड में 8 में से 8 जीत जाते हैं ये लोग अलग ही इंस्पायरिंग लगता है कि मतलब फिर तो हमें हमारे इन टूर्नामेंट्स में तो 10 में से 10 बनाना चाहिए कायदे से, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उस लेवल पे एस्टोनिशिंग है वो, क्योंकि उस उन गेम्स की ओपनिंग प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा रहती है, गेम्स भी बहुत ज्यादा इंटेंस रहते हैं, तो पर कहीं ना कहीं वहाँ टीम भी तो होगी ना उनके साथ। हाँ उनकी टीम होती है, वो तो एक बहुत बड़ा टीम इम्पैक्ट पड़ता है। रहता होगा ना। तो तुमने गुकेश से खेला है कभी? नहीं, मैंने गुकेश से कभी नहीं खेला, मैंने सिर्फ प्रज्ञानंदा से, सिर्फ इरिगेसी से खेला है। इरिगेसी से खेला? हाँ। अर्जुन से? हाँ। कब, कहाँ खेला था? 2022 नेशनल सीनियर। क्या हुआ था? तो फर्स्ट राउंड ही तो मेरे को याद आ रहा है। हाँ। मैं हार गया था, पर वो काफी एनालाइज किया है, वो ओपनिंग से मेरी अच्छी आ गई थी। हाँ। वो कुछ ना कुछ ओपनिंग में एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे अगेन, और फिर मैंने मैसअप कर दिया। मेरे को प्लान्स में मैच से पहले थोड़ा ज्यादा ही नर्वस था मैं। मेरी एक वो मिस्टेक थी कि मैं देख लिया था एरोनियन से, तब भी उन्होंने एरोनियन को हराया था टाटा स्टील में, तो मैं बहुत वो मैच के पहले ही थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मेरी पोजीशन बाद में अच्छी आ गई थी, पर फिर मैं उतना एडजस्ट नहीं कर पाया और सारी चीजें। एक दो सवाल मैं आखिरी पूछूंगा, फिर खत्म करेंगे। हमने वो भी देखा है आयुष तुमको कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर आता था आयुष मोस्टली हार जाता था। फिर हमने अभी एक दौर देखा कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर आता है तुम पहले से काफी ज्यादा मोटिवेटेड दिखते हो और काफी कॉन्फिडेंस में खेलते नजर आते हो। तो ये क्या बदलाव आया, कि कब रियलाइज हुआ तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के बारे में, थोड़ा रियलाइजेशन कब होना शुरू हुआ? हाँ, जब मैं प्लेयर्स को आउटप्ले करने लगे, मेरे ख्याल से बीएल काफी अगेन उसमें मैं इस साल इम्पोर्टेंट मानूंगा, क्योंकि मैं तब समझता था कि मैं एज अ प्लेयर अंडरस्टैंडिंग वाइज इन लोगों को नहीं हरा सकता हूँ। मैं प्रैक्टिकल यंग प्लेयर हूँ, मेरे टैक्टिक्स अच्छे हैं, मैं क्लॉक पे प्रेशर डाल सकता हूँ, तो इन मैटर्स में मैं हरा सकता हूँ। मैं पर खुद को ऐसे प्योर चेस स्किल वाइज उतना स्ट्रांग नहीं मानता था, पर बीएल के बाद जब मैंने देखा कि मैं एक्यूरेट खेल पा रहा हूँ, मतलब मेरे लिए एक बहुत नई चीज थी। मैं जानते ही नहीं था कि मैं इतना एक्यूरेट खेल सकता हूँ, ये सारी चीजें कर सकता हूँ कि तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा वो चीज। और अब फिर मेरे को उस टूर्नामेंट के बाद बिलीव आया कि हाँ मैं आउटप्ले कर सकता हूँ, और नॉर्मल चीज हो गया है आउटप्ले करना और प्रिपेयर करना। तो फिर वो एक तब से एक बहुत अच्छा शिफ्ट आया कि वो उस टूर्नामेंट को मैं काफी थैंकफुल हूँ कि टाइम कंट्रोल भी बहुत अच्छा लगा सब कुछ। अच्छा, थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच हिंदी चेस प्लस इंडिया से बात करने के। और हम उम्मीद है कि जैसे तुम ग्रैंड मास्टर बनोगे अपन फिर से एक पॉडकास्ट इंटरव्यू करेंगे भोपाल में। जरूर। थैंक यू सर।